प्यारे साथियों नमस्कार। मैं समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट कंवारी से कुलदीप आज आपके साथ एक साइंस के चैप्टर के साथ हूँ। हम 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके ऊपर अपना पहला लेक्चर लेकर के आए हैं। हर रोज़ एक लेक्चर आपको यहाँ मिलेगा, तो जो बच्चा साइंस पढ़ने का इच्छुक है आपके घर में, आपके आसपास, उस बच्चे तक आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे के पास अगर एनसीईआरटी बुक है एक, तो वो उसके अंदर से इस चीज़ को पढ़ सकता है आराम से। मैं एक एक शब्द इसमें से समझाने की आपको कोशिश करता जा रहा हूँ। चैप्टर है बेटा अपना अध्याय फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। ये रसायन क्या हैं। इस दुनिया में आज तक लगभग 118 तत्वों की हमें जानकारी हो चुकी है। मैं यूँ कहूँ 118 रसायन हैं, उनकी जानकारी हो चुकी है। जैसे NaCl2, H हाइड्रोजन, इसके अलावा बहुत सारे हैं, पोटासियम, हम ले सकते हैं लिथियम। इसके अलावा अगर मैं बात और करूं तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत सारे एलिमेंट हैं। इनमें अगर संख्या की बात करूं तो 118 की हमें जानकारी है। ये सारे के सारे रसायन जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे पर क्रिया करते हुए, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हुए कोई नया पदार्थ बना देते हैं। तो जब ये रसायन आपस में, अभिक्रिया का मतलब है आपस में क्रिया करेंगे, तो कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि सोडियम और क्लोरीन आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। किस प्रकार से बन रहा है, Na+Cl2, तो ये NaCl, यानी जब सोडियम ने क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया की तो सोडियम क्लोराइड, जो घरों में नमक यूज किया जाता है, साधारण जो नाम है इसका सोडियम क्लोराइड का, वो नमक होता है। तो हम Na+Cl2 NaCl को बना पा रहे हैं, यानी यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। फिर बात आती है समीकरण की। जो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसको हमने लिखा एक प्रॉपर वे में, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को मैं बैलेंस करके लिखता हूँ तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब इस रासायनिक अभिक्रिया की बात करूँ मैं, तो इसको जो लिखने का तरीका था उसको समीकरण की फॉर्म में लिखा। जैसे मैथ में होती है ना बच्चे समीकरण, x + y = 6, यानी x और y यहाँ दो वेरिएबल थे और दोनों को जोड़ते हैं तो 6 मिलता है। सेम उसी टाइप से लगभग कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी कि सोडियम, x की जगह किसने ले ली, सोडियम ने, y की जगह किसने ले ली, क्लोरीन ने, = की साइन की जगह हम एरो साइन लगाएंगे, और 6 जो रिजल्ट आ रहा था यहाँ अपना वो प्रोडक्ट होगा जो किसने ले ली उसकी जगह, 6 की जगह NaCl ने। तो आपको एक बेसिक अगर चैप्टर की बात करूँ तो समझ में आई होगी बात कि जब दो रासायन या दो से अधिक रासायन आपस में मिलकर कोई एक नया रासायन बना दें तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। When 2 or more than 2 chemical react and create a new product that is called chemical reaction। यहाँ इस रिएक्शन को लिखने का जो वे था, जिस प्रकार से ये लिखी गई, जैसा कि प्लस साइन बीच में आया है, ये आपके अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लें वो अभिकारक थे। जो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद है, यानी रिएक्टेंट ये हैं दोनों, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये लिखने का जो प्रोसेस था, लिखने का जो तरीका था, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपने पास यहाँ है, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब, यानी आपको आपके आसपास जो घटित होता जा रहा है, साइंस हमें यही सिखा रही होती है हमारे आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है और क्यों घटित हो रहा है। जैसे दिन रात क्यों बढ़ रहे हैं, पेड़ हवा आती है तब क्यों हिलना शुरू कर देते हैं, दूध से दही क्यों बन जाता है, यानी अपने आसपास जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो साइंस की देन है, यानी साइंस के थ्रू हमें उनका जवाब मिल जाता है। तो आप निश्चिंत रह के
माँ सरस्वती का नाम लेते हुए अपने आप को कंसंट्रेट करें और इस चैप्टर को पढ़ने ते जाएं। सबसे पहला है, क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। तो प्यारे बच्चों सोचो, आपको पता है जब कमरे के ताप पर गर्मियों में दूध को खुला छोड़ दिया जाए, अरे कमरे के ताप का मीनिंग है रूम टेम्परेचर, यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है गर्मियों में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर अगर हम दूध को खुला छोड़ दें तो क्या हो जाता है, आप सबको शायद पता है क्या होगा, दूध खराब हो जाएगा, दूध फट जाएगा, दूध यानी कि खराब हो जाता। अब खराब होने के पीछे क्या कारण है ये साइंस हमें बताएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि दूध खराब क्यों होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के से पहले हम ये सोचते हैं कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए प्यारे बच्चों हम करते क्या हैं। हमारे पास घरों में दो तरीके हैं, या तो हम फ्रीज में दूध को रख देंगे और उसको खराब होने से बचा पाएंगे। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये रहता है कि हम दूध को गर्म कर देंगे, दिन में 1 से 2 बार उबाल के रख देंगे, जिससे भी अपना दूध खराब होने से बच जाता है। अब बात आती है यहाँ पे दूध को खराब होने से बचाने के तरीके पर। दो मेथड दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा करके रखें दूध को या बहुत ज़्यादा गर्म करके रखें। अब ऐसा क्या था कि ज़्यादा ठंडा करने से या फिर बहुत ज़्यादा गर्म करने से दूध अपना खराब नहीं होता। तो बात ये है कि जो दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं। और किसी भी चीज़ की अति हो तो वो हानिकारक होती है। उसी प्रकार से जब दूध में उन बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो जाती है, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो अपना दूध खराब हो जाता है। वो बैक्टीरिया दूध को खराब कर देते हैं। अब उनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए, उनकी प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। या तो हम दूध को इतना गर्म कर दें कि उस टेम्परेचर पर वो जो जीवाणु थे वो सहन न कर पाएँ, कमज़ोर पड़ जाएं, मर जाएं, और जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उनकी संख्या है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, वो नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा तरीका भी इसी जैसा है कि हम दूध को इतना ठंडा कर दें कि वो ठंड को सहन न कर पाएँ, और अगर वो ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे तो उनकी संख्या है वो नहीं बढ़ पाएगी, और अगर उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो प्यारे बच्चों अपना दूध खराब होने से बच जाएगा। तो अगला पॉइंट फिर समझते हैं। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कमरे के ताप पर जब दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, दूध खराब हो जाता है। क्या कारण रहते हैं उसके खराब होने के, वो भी हमें पता चल गया। सेकंड पॉइंट है अपना, क्या होता है जब लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अरे ये हमारे आसपास की घटित होने वाली घटना फिर है। जब हम लोहे की से बनी हुई या किसी अन्य धातु से बनी हुई वस्तु को अगर नमी युक्त वातावरण में, यानी कि ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जहाँ पानी भी हो और ऑक्सीजन भी हो, जब हम ह्यूमिड इन्वायरमेंट में नमी युक्त वातावरण में लोहे की या फिर किसी दूसरी धातु की वस्तु को रख देते हैं तो ज़्यादातर के ऊपर क्या होता है, जंग आ जाता है। लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत आती है, चांदी के ऊपर एक काले रंग की परत आ जाती है, और तांबा होता है, कॉपर होता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर है, हरे रंग की परत है, वो आ जाती है। ये तीनों के तीनों अपने पास एग्जाम्पल थे कि जब धातु को नमी युक्त वातावरण में रख दें तो क्या होता है, अरे उसके ऊपर जंग लग जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, जंग लगना। अंगूर का किण्वन हो जाना, यानी अंगूर का किण्वन हो जाना, ये अंगूर का किण्वन किस प्रकार से, जब अंगूर को एक बर्तन में रख दें और वो गल सड़ जाए तो उसको बोलते हैं अंगूर का किण्वन हो जाना। तो ये भी हमारे आसपास घटित होता है कि अंगूर का किण्वन किस प्रकार से होता है। जब हम उसको एक बर्तन में रख देंगे बंद करके तो कुछ दिनों बाद वो गल सड़ जाएगा,
ये मेथड ज़्यादातर जो दारू बनाने का प्रोसेस होता है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो अंगूर का किण्वन ये भी घटित होती है एक रासायनिक अभिक्रिया। जब भोजन को पकाया जाता है तब क्या होता है, तब भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। हमारे शरीर में हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। अरे क्या होता है, हमारा शरीर हमने भोजन लिया, उसके बाद हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ने और हमारे भोजन ने कोई क्रिया की, उसका रिजल्ट था वो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड था। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल दी और जो एनर्जी जनरेट हुई थी उस एनर्जी को बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक हमने भेज दिया। यानी ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस लेते हैं, यानी सेम प्रोसेस, भोजन को पचाना ही जो होता है उसमें सांस लेना जरूरी है। सांस जाएगा यानी ऑक्सीजन जाएगी तो ही अपना भोजन है वो पच पाता है। तो ये सब एक्टिविटी थी कि क्या होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यानी कि आपने देखा ये सब होता है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण थे। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यानी रंग रूप है या उनका टेस्ट है, उनकी स्मेल है, वो पदार्थ की उस रसायन की चेंज हो जाती हैं। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बेटा मैं बता देता हूँ कि पदार्थ हैं जैसे ईंट है, पत्थर है, कुर्सी है, ये सब हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं वो पदार्थ हैं। हम भी पदार्थ से बने हुए हैं। यानी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं। भौतिक गुणधर्म में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो भौतिक गुणधर्म वो है, वो वस्तु दिखाई कैसी देती है, उसका रंग कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं इनको हम बोल रहे हैं भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनका पता चलता है जब वो किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक गुणधर्म। उदाहरण लेते हैं, एक सोनू नाम का लड़का है, वो किस रंग का है, उसकी हाइट कैसी है, वो मोटा है पतला है, ये सब उसके गुणधर्म को बता रहे हैं। और कौन से गुणधर्म को बता रहे हैं बच्चा, ये बता रहे हैं उस बच्चे के भौतिक गुणधर्म को, कि वो उसका उड़िया कैसा है, वो देखने में कैसा नजर आ रहा है। दूसरे मैं बात करूं रासायनिक गुणधर्म की, अगर उस सोनू नाम के लड़के को कोई आगे थप्पड़ मारे और थप्पड़ मारते ही वो दूसरी गाल और कर दे कि भाई इस पे और मार ले, या फिर वो जूते उठा के डंडा उठा के थप्पड़ मारने वाले के पीछे पड़ जाए, तो अब ये दो प्रवृत्ति हैं। अब ये पता कैसे चला उसके अंदर से क्या रिएक्शन हो रही है। यानी इस टाइप से मैं बात करूं तो ये उसका रासायनिक गुणधर्म था। जैसे कि अगर मैं लोहे की कील को पानी में डालूं तो उसके ऊपर जंग लगता है, और अगर मैं चीनी को डालूं या फिर किसी दूसरे मिट्टी से बने हुए बर्तन को डालूं तो वो जंग नहीं लगेगा, वो पिघल जाएगा उसके अंदर। यानी ये उसके किसी ना किसी तरीके से रासायनिक गुणधर्म को परिभाषित कर रहे हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म। जैसे और भी अगर एग्जाम्पल देखें तो धातुएं होती हैं, वो चमकीली होती हैं, आवाज़ उत्पन्न करती हैं, वो खींच खींच के लंबी तार बनाई जा सकती हैं, आघातवर्धन तन्यता के गुण होते हैं, ये सारे उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में ही आते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी जब कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यहाँ फिर बात समझनी है हमें। जैसे एक बच्चा गिल्ली मिट्टी को लेके एक बार उससे घोड़ा बना देता है और फिर उसको वापस गिल्ली मिट्टी को डिफॉर्म करके और घोड़े से फिर वो बकरी बना देता है। अब यहाँ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, वो सिर्फ उसके भौतिक गुणधर्म बदले हैं। तो मैं यहाँ रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोल सकता। लेकिन अगर दूध है और उस दूध से दही बना दिया जाए तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया थी। यानी यहाँ पे उसके जो रासायनिक परिवर्तन हुए उसमें दूध का टेस्ट कुछ था, दही का टेस्ट कुछ है, दूध किसी काम
आता है, दूध दही किसी अन्य काम आता है। यानी जो दही का काम होता है वो दूध नहीं कर सकता, और दूध का काम होता है वो दही नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात है कि दूध खराब हो जाने के बाद सिर्फ वो ही लोग घबराते हैं जिनको फटे हुए दूध से पनीर नहीं बनाना आता। तो प्यारे बच्चों, अपनी ज़िंदगी में कई बार बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। अब उन बिगड़े हुए कामों से हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत के साथ उसी से डिफॉर्म करते हुए उसको, और हमें उसमें चेंज लेके आएंगे और उसको भी किसी ना किसी काम में ले लेंगे। आजकल तो फैशन इस टाइप के हैं, अगर साइकिल चलाते टाइम अगर पैंट है या कोई अपनी पजामा है, वो अगर हम मान के चलें कि कहीं से फट जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आजकल वो फैशन बन जाता है। तो आप चिंतित न रहिए, ये कोरोना महामारी के टाइम जो बुरे दिन आए हुए हैं ये भी कुछ दिनों में निकल जाएंगे और हम इसी प्रकार से मस्ती के साथ पढ़ते रहेंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है, हम कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ इस क्रियाकलाप में क्या किया गया है, ये प्रैक्टिकल आपका लैब में ही होता है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या क्या किस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा, ताकि किसी प्रकार का रसायन है वो आँखों में न गिरे और हमारी आँखें खराब न हो पाएँ। लगभग 3 से 4 लंबे मैग्नीशियम रिबन के रेगमाल से रगड़कर साफ़ कीजिए। यानी सबसे पहले Mg, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, हमें वो लेना है। आपको 1 से 20 तक बेटा 9th क्लास में याद भी किए होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप से 20 तक याद करने हैं कम से कम, जिसमें 12 नंबर पे मैग्नीशियम है। अब ये मैग्नीशियम है, इसको रेगमार्ग से रब करना है। क्यों रब करना है, क्वेश्चन आएगा। रेगमार्ग सब ने देखा होगा, जब घरों में पेंट वगैरह किया जाता है, कारपेंटर है या पेंटर है, तो वो जहाँ पेंट करता है उसको एक हार्ड से पेपर से, रफ से पेपर से उसको क्लीन करता है, उसके ऊपर डस्ट वगैरह हो उसको साफ करता है, उसको रेगमार्ग बोला गया है। तो यहाँ रेगमाल है जो उससे साफ करना है, ताकि उसको हम अच्छे से बर्न कर सकें। उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चिपकी होती हैं, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसको बर्न नहीं होने देंगी। अगर हमने उसको रेगमार्ग से रगड़ लिया तो उसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर थी वो साफ़ हो जाती है, और उसके बाद हम उसको आसानी से जला सकते हैं। इसी चिमटे में पकड़ लीजिए, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, मैग्नीशियम रिबन है, ये चिमटे में उसको हमने पकड़ लेना है। लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए तथा इसे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कीजिए। ये कोई वॉच ग्लास यानी आपके पास मिट्टी का कोई बर्तन है, उसके अंदर हमने इसको इकट्ठा कर लिया। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रशिक्षण किया है, यानी एक तो हमें यहाँ है ना, मैग्नीशियम रिबन था वो किसी कलर का था, बट जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद हमें यहाँ पाउडर मिलता है, जो राख मिलती है वो वाइट पाउडर मिलता है। आप साफ साफ देखिए, पहले आपके पास एक स्ट्रिप थी वो किसी अलग कलर की थी, जब उसको बर्न किया है तो उसके बर्न होने से आपको एक पाउडर मिला है। तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर में तो चेंज मिल ही गया। यानी इस प्रकार से यहाँ क्लियर है कि रिबन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। ऑक्सीजन कहाँ से आई, जब आग जलाई जाती है तो ऑक्सीजन का ही संपर्क होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, और यहाँ वो उसको जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर बनता है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ यहाँ पे, कि हम घरों में आग जलाते हैं, अपने चूल्हे में जब आग जलाते हैं तो हम मुंह से फूंक मारते हैं। अब मुंह से कौन सी गैस हम निकाल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। हमें पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब फूंक मारेंगे तो क्या होगा, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग के ऊपर जाएगी। लेकिन बात ये आती है कि ऑक्सीजन तो आग जलाने में सहायक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में सहायक होती है। अब क्वेश्चन ये है 10th क्लास के बच्चों आपके पास,
कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और आग तेजी से जलने लगी। ये तो कुछ अपोजिट हो गया। हम तो सुन रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग को बुझाने में मदद करती है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा तो क्या नज़र आ रहा कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और वो आग को तेजी से जला देती है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से वो आग नहीं जलती। एग्जाम्पल लेते हैं सीधा सा। आप कभी रोड के ऊपर चलते हो, साइड से एक ट्रक निकल के गया है। जब वो ट्रक निकलता है तो अपने साथ स्पीड में था ट्रक, तो रोड के आसपास में जो पेपर थे, पॉलीथीन था, धूल मिट्टी थी, रेत, उस सब को अपने साथ तेजी से बहा के ले जाता है, यानी उड़ने शुरू हो जाते हैं ट्रक के पीछे पीछे। कारण क्या था कि प्रेशर के साथ वो गया तो उसके साथ साथ जो दूसरे ऑब्जेक्ट थे वो भी मोशन में आ जाते हैं उसके जो स्पीड थी उसकी वजह से। अब ऐसा ही अपने पास यहाँ होता है। जब हम फूकनी से फूक मारते हैं तो आप करके देखना, आप उस फूकनी को बिल्कुल आग के पास ले जाके और फूक मारना, आपकी आग जलनी शुरू नहीं होगी। जलती होगी तो भी बुझ जाएगी। फूकनी का जो एक सिरा है वो आपके मुंह के पास है, दूसरा सिरा है वो बिल्कुल आग के पास ले जाना आप, तो उससे क्या होगा कि आप नहीं जला पाओगे। अब क्या करना है आपको, उस फूकनी को थोड़ा सा पीछे रखते हो और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो अपने मुंह से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही फूकनी से बाहर निकलती है तो अपने आसपास जो ऑक्सीजन थी उसको प्रेशर के साथ उस आग के ऊपर जाके टकराती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी गई थी, उसके आसपास ऑक्सीजन थी, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की वजह से उसके साथ साथ खिंची चली गई और उस आग के ऊपर जाके टकराई तो आग जलना स्टार्ट कर देती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे मुंह के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड से वो आग नहीं जली। वो आग किससे जली थी? वो आग जली है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन गई है, वो ऑक्सीजन जाके आग के ऊपर टकराई है, उससे ये अपनी आग है वो जलना शुरू होती है। तो हम सेकंड पेज पर आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। क्या देखा? चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन है वो जलना शुरू हो गया। कैसी लोह? सफ़ेद लोह के साथ, और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो गया। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह होता है। यानी कौन सी अभिक्रिया होती है? Mg+O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की, ये दोनों अभिकारक का काम करेंगे, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमें मिल जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित करना भी हम इसको सीखेंगे अगले स्टेप में, संतुलित क्या होती हैं और असंतुलित क्या होती हैं। बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर हमने देख ली इसकी, कि मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, स्टार्टिंग में जैसा बताया था कि 2 या 2 से अधिक रसायन आपस में मिलेंगे और कोई ना कोई उत्पाद है वो बना देंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बना दिया। एक एक्टिविटी और है बेटा, आप इसको अपने आप पढ़ के समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। फिर देखते हैं, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रशिक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई तो क्या क्या होता है। यहाँ 3 एक्टिविटी, 3 क्रियाकलाप, दूसरा ये और तीसरा ये है, मैंने ये आपको दे दिए हैं होमवर्क के तौर पे। आप इनको पढ़ना, समझना, फिर अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका काम है। अभी बात करता हूँ मैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मुख्य रूप से क्या क्या बदलाव आ रहे होते हैं, हमें ये देखना है। अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। बेटा अवस्था में परिवर्तन सही कह रहा है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो स्टेट चेंज हो जाती है, अवस्था है वो बदल जाती है। मैं आपको सीधे से अपने घरों में यूज होने वाले 2 एग्जाम्पल बताऊं तो आप देखोगे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई। ये था मैग्नीशियम, रिबन की फॉर्म में था, पेपर था, एक रिबन था। और जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये मिला तो ये पाउडर मिला, यानी स्टेट तो चेंज हो ही गई। यहाँ पे यहाँ यही बात कर रहा है, ये अवस्था में परिवर्तन।
दूसरा अगर हम बात करें दूध और दही, क्या दोनों स्टेट सेम होती हैं? अरे दूध लिक्विड होता है और दही, कंफ्यूज हम यहाँ पे भी, दही को हम लिक्विड बोलें या सॉलिड बोलें, न तो ये सॉलिड की फॉर्म में है न ये लिक्विड है, यानी हम इसको ना सेमी सॉलिड बोल दे देंगे। जैसे कोई क्रीम होती है, टूथपेस्ट होती है, ये सब किस फॉर्म में होते हैं? ये सेमी सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। हमें यहाँ अपने दिमाग में थोड़ा सा ये महसूस करना है कि यहाँ पे दूध से दही बनते टाइम जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो क्या स्टेट में चेंज आया बच्चे? यहाँ पे स्टेट यानी उसकी अवस्था थी, दूध की अवस्था और दही की अवस्था, दूध की स्ट्रक्चर, दूध की स्टेट और दही की स्टेट, हाँ आया चेंज। दूध से दही बनने में उसकी स्टेट कुछ किसी सॉलिड फॉर्म में गई, यानी मैं ये बोलूँगा कि सेमी सॉलिड हो गई। एक हमने ये रिबन वाला देख लिया, एक दूध से दही बनने वाला देख लिया, तो हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो स्टेट में चेंज हो जाता है। सेकंड, रंग में परिवर्तन। अरे जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में परिवर्तन होता है या नहीं होता? होता है। कहाँ देखा है हमने? एग्जाम्पल की बात करूँ तो नमी युक्त वातावरण में हमने तवा है, कील है, या फिर तसड़ा है, कसी है, इन सब को रख देंगे। अब जब ये नमी युक्त वातावरण में रखे हुए थे तो इनका कलर पहले कुछ था और बाद में कुछ हो जाता है। धातुएं चमकीली होती हैं, लोहा था वो चमकीला था, लेकिन बाद में देखा हमने तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। अब आप इस एग्जाम्पल के साथ अगर नहीं समझ पा रहे तो दूसरा देख लो कि कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि लोहा तो हमने देखा कभी चमक होती नहीं उसमें, कौन से दिन उसने पड़ाके मारे हैं, लोहा तो वैसे ही होता है, लोहे में चमक होती है। बेटा वो आपको विश्वास हो जाएगा, आपके आसपास या आपके घर में कभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और आप लोहे के सिरिये लेके आए हो तो उसको देखना क्या चमक होती है। अब आपका दिमाग सोच रहे होगे कि लोहे के ऊपर चमक नहीं होती, सिरिया भी हमने कभी चमकता हुआ नहीं देखा। मैं बताता हूँ कि लोहे को जब उस सिरिये को अगर हम कट करें, काटना पड़ता है हमें, लेंटर वगैरह लगाते हैं, तो जब कट करते हैं तो अंदर से देखो कि क्या वो चमकीला था या नहीं। अब आया कुछ ध्यान में आपको कि लोहे के सिरिये को जब हमने कट किया है तो अंदर तो पक्का उसमें चमक थी, ऊपर बेटा उसको जंग वगैरह न लगे, वो खराब न हो जाए बड़ा बड़ा, इसलिए जो कंपनी थी जिसने सिरिया बना उसके ऊपर एक लेयर या पेंट वगैरह कुछ करके छोड़ दिया ताकि उसके ऊपर जंग न लगे जल्दी। लेकिन जब हम कट करते हैं तो रियलिटी पता चल जाती है कि चमक थी। और अगर उस कट करने के बाद 2 दिन भी अगर वो लोहा यूं का यूं पड़ा रहे सिरिया, तो जहाँ चमक थी ना वहाँ ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, भूरे रंग की एक परत आ जाती है जो कि जंग है। अब जब रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो रंग में परिवर्तन आपने देख लिया, यानी जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में परिवर्तन होता है। तो आप निश्चिंत होकर बोल सकते हो कि रंग में परिवर्तन होता है। एक बच्चा बोल रहा कि हाँ सर ये सोनू है ना, ये धूप में चलता है तो रंग में परिवर्तन इस सोनू में भी हो जाता है। अरे वो मजाक की बात है, बच्चे पता नहीं कहाँ क्या क्या सोच लेते हैं, बहुत एक्टिव होता माइंड इनका। यानी हमने देखा कि लोहे को जब नमी युक्त वातावरण में रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता। 2-3 एग्जाम्पल और दिए थे, याद करो। जंग के, चांदी के ऊपर जंग लगता है जब उसको नमी युक्त वातावरण में रखते हैं तो किस रंग की परत आती है? काले रंग की। शाबाश। जब हम कॉपर को रख देते हैं तो उसके ऊपर किस कलर की लेयर आती है? उसके ऊपर आती है ग्रीन कलर की। आप टोकनी होती है, प्रात होती है घरों में, उसको देखना कई बार चमासे के टाइम नमी युक्त वातावरण में वो रह जाती हैं तो उनके ऊपर है ना एक हरे हरे रंग की परत आ जाती है जो कि जंग लगने का एग्जाम्पल है। गैसों का निकलना। बेटा गैस का उत्सर्जन या फिर गैस का निकास और उत्सर्जन एक ही बात है। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस जनरेट होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको यहाँ फिर एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हमने खाना खाया, सांस लेते रहते हम,
खाना खाने के बाद जब हमने ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर गई तो क्या काम करके आई, भोजन के साथ उसने रिएक्शन की है। अब वो भोजन को पचाया जाता है तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम बाहर निकाल देते हैं। यानी जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैसों का उत्सर्जन भी हो रहा होता है। तापमान में परिवर्तन, बेटा तापमान बदलता है या नहीं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती तो बदलता है। आप दूध को देखो, जब हमने उसको शाम के टाइम अपने घरों में माता जी ने, दादी जी ने, बहन ने उसको रखा तो क्या उसने गर्म करके उसको अच्छे से ढक के रखा था? जी हाँ, उस दूध को बिल्कुल गर्म करके और अच्छे से ढक के रखा गया था। अब वो दूध सुबह तक अगर हम देखें तो होता क्या है, दूध अपना यानी अपने दूध को जब शाम को रखा गया था तो दूध को गर्म करके ढक के रखा गया और सुबह तक उसमें रासायनिक परिवर्तन होने के साथ साथ तापमान में भी बदलाव हुआ, क्योंकि दूध गर्म था और दही हमें ठंडी मिलती है। तो मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मुख्य रूप से 4 बदलाव आते हैं बेटा। अवस्था में परिवर्तन, दूध से दही बना, अवस्था में परिवर्तन हुआ। रंग में परिवर्तन, यानी जंग लगा, चमकीला था लोहा और जंग लगने के बाद फिक्का रंग हो गया, भूरा रंग हो गया, तो रंग में परिवर्तन भी होता है। गैसों का उत्सर्जन, निकास, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस हैं वो रिलीज होती हैं। हम आगे आगे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखेंगे जिसमें गैस हमें रिलीज होती नज़र आएंगी। तो यहाँ मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया था कि हम सांस लेते हैं तब भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, भोजन पचाते हैं तब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल रही होती है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया का ही कारण है। 4th पॉइंट था बेटा अपना तापमान में परिवर्तन, यानी जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान में बदलाव आता है। दूध से दही बना तो दूध गर्म था और दही ठंडा मिलता है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो कुछ जो बदलाव हैं वो थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 4 पॉइंट हैं आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में इन चारों को एक साथ शायद देख पाओ, हो सकता है मिल भी जाएं न भी मिलें। तो एक साथ चारों मिलने कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं कोई मिलेगा कहीं कोई मिलेगा, यानी कि अगर एक भी बदलाव आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कहने का मतलब एक बस ये पॉइंट बता रहा था मैं यहाँ पे इसमें तो कि चारों के चारों एक साथ शायद ही आपको देखने को मिले, बट 1 2 3 मिल सकते हैं आपको उस रासायनिक अभिक्रिया होती है उस टाइम पे। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो आगे हम डिटेल से और पढ़ते जाएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को। आज के लिए इतना ही। हमने फर्स्ट लेक्चर लिया है, शुरुआत की है इस कोरोना महामारी में बच्चों तक उनकी जो ज़रूरी चीज़ है, बच्चों के लिए ज़रूरी है शिक्षा, उसको पहुंचाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। आपको एक एक बात समझाने की कोशिश की गई है। हम हर रोज़ एक लेक्चर इस प्रकार से लेते चलेंगे। अब आपका काम क्या है, इस कोरोना महामारी में जहां तक हो सके हर 10th क्लास के बच्चे तक, ज़रूरतमंद तक आप ये वीडियो शेयर करें। आप नहीं पढ़ रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके रिश्तेदारी में कोई पढ़ रहा है, आपका काम कम से कम इतना कि आप इसको शेयर करके वहाँ तक पहुँचा दें और उनको समझा दें कि आप इन वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ये हम हर रोज़ एक लेक्चर साइंस का लेते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।